दोस्तों, डांस ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के नृत्य नाम से चल रही इस सीरीज़ में हम आपके लिए रोज़ चुनावी हलचल लेकर आते हैं। कल आपको मालूम है कि तीसरे चरण का चुनाव है और इसमें बता रहे हैं, चुनाव आयोग बता रहा है कि 1352 कैंडिडेट्स कुल मिलाकर मैदान में हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 18% उम्मीदवारों पे आपराधिक मुकदमे हैं। आपराधिक मुकदमे तो बहुत कुछ हो जाते हैं, छोटे मोटे मामले में हो जाते हैं, लेकिन 13% पे हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे मुकदमे हैं। 2 पे तो इस समय बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। 17 कैंडिडेट्स पे हेट स्पीच का मामला चल रहा है। जो इसमें आपको इंटरेस्टिंग सीट्स या फिर बड़े उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं, उसमें गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह कांग्रेस से। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उनका आखिरी चुनाव है। वैसे हमने देखा है कि किसी भी पॉलिटिकल आदमी का ये एक जिसे कहना जी आखिरी दांव होता है। जब उनको लग जाता है कि चुनाव कहीं से फंसा हुआ है, तो वो एक लास्ट भावुक अपील करते हैं कि भाई ये हमारा लास्ट चुनाव है। और उनका मतलब होता है कि इस बार तो आप हमें मदद कर ही दें, क्योंकि इसके बाद हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और भी जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, उसमें महाराष्ट्र में अमरावती सीट पे शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और जो उनके भतीजे हैं अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, यानी नंद भौजाई वाला एक कंटेस्ट हो गया। जो वैसे ये नंद और भाभी के कंटेस्ट हमने पहले भी देखे छोटे मोटे स्तर पे, लेकिन एक हाई प्रोफाइल सीट है। मतलब शरद पवार की लड़की हैं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम की पत्नी हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है। तो ये था चुनाव का ओवरव्यू, कौन कहाँ कैसे लड़ रहा है। शुरुआत करते हैं हम आज जौनपुर से। जौनपुर में आप जानते हैं कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह को बसपा ने उम्मीदवार बनाया था। सूत्रों की माने तो कल देर रात श्रीकला रेड्डी, यानी कि वैसे भी श्रीकला रेड्डी तो आप मान सकती हैं कि धनंजय सिंह के नाम पे ही लड़ रही हैं। वो खुद बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है, हालांकि ज़िला पंचायत में हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कल देर रात में शायद उन्होंने वो बैकआउट कर गई और चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। इस पर 2 तरह के वर्जन से कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब बसपा ने उनका टिकट काट दिया, और कुछ का कहना है कि श्रीकला रेड्डी यानी धनंजय सिंह खुद ही बैकआउट कर गए। अब धनंजय सिंह क्यों बैकआउट कर गए? धनंजय सिंह इतना हंगामा मचाने के बाद, आपको याद है जब लिस्ट जारी हुई थी तो सबसे पहले जब धनंजय सिंह ने डिक्लेयर किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और जीतेंगे वगैरह वगैरह, फिर धनंजय सिंह जेल चले गए, धनंजय सिंह की ज़मानत हो गई, और जब वो जेल गए तो बसपा ने श्रीकला रेड्डी को टिकट दे दिया, और श्रीकला रेड्डी कल देर रात तक चुनाव प्रचार कर रही थी। इनफैक्ट आज दिन में, अभी मैंने नहीं देखा, लेकिन दिन में मैं देख रहा था कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से उसमें कोई चेंज भी नहीं किया अपने बायो में। वो आज भी लिखा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी की जौनपुर से उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में श्रीकला रेड्डी वापस गई, खुद से गई, बसपा ने हटाया। ये तो खैर अभी राज ही रहेगा, लेकिन बड़ी बात यह कि श्रीकला रेड्डी की जगह जो यहाँ पे सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बसपा से, श्याम सिंह यादव, उनको टिकट मिल जाता है। श्याम सिंह यादव पिछली बार महागठबंधन के उम्मीदवार थे, बसपा के उम्मीदवार थे, और वो चुनाव जीते थे। श्याम सिंह यादव पहले भी समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रहे थे, अखिलेश यादव नहीं दिया, बसपा ने दे दिया था उनको। हम जानते हैं कि जौनपुर में ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं, तो ऐसे में उनको एक अच्छा समर्थन मिला था और महागठबंधन में, और वो निकल गए थे। इस बार माना जा रहा था कि ठाकुरों के वोट में डिवीजन होगा। कुछ कृपाशंकर सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके साथ जाएंगे, और कुछ धनंजय सिंह जो कि बहुजन समाज पार्टी जिनकी पत्नी को लड़ा रही, उनके साथ जाएंगे। लेकिन अब जबकि धनंजय सिंह का टिकट कट गया है, तो मैं मानता हूँ कि क्षत्रियों के पास वापस कृपाशंकर सिंह को सपोर्ट करने के अलावा और कोई जरिया नहीं बचा हुआ है। मैं बताता हूँ क्यों। आप देखें कि उस इलाके में आप हमेशा देखेंगे कि इन 2 समाजों में, क्षत्रिय समाज में और यादव समाज में, वर्चस्व की जंग चलती है। अब जबकि श्याम सिंह यादव बसपा से उम्मीदवार हुए हैं, तो जाहिर सी बात है श्याम सिंह यादव को क्षत्रिय वोट नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी से आपने देखा है बाबू सिंह कुशवाहा को लड़ाया जा रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा को वहाँ से लड़ाने की वजह से वहाँ का यादव समाज नाराज़ था। उनको लग रहा था ये यादव बाहुल्य सीट है, यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा को बाहर से आके लड़ाए जाने का कोई मतलब नहीं, किसी यादव को टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने 5 यादवों को टिकट दिया है, 5 के 5 उनके परिवार से, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल के लड़के, रामगोपाल के लड़के, धर्मेंद्र यादव। इसके बाहर उन्होंने किसी भी यादव को टिकट नहीं दिया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उन्होंने जौनपुर में भी किसी को नहीं दिया। जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा को बाहर से ला के लड़ाया।
तो ऐसे में ये जो यहाँ का एक यादवों का एक वोट बैंक था। अच्छा, यादव पहले भी CSDS का डेटा बताता है कि 4 में से 1 यादव लोकसभा चुनाव में भाजपा को और नरेंद्र मोदी को वोट करता रहा है, 2014 में भी, 2019 में भी। अभी माना जा रहा था कि बड़ी संख्या में यादव जाकर भाजपा से उम्मीदवार को सपोर्ट कर सकता है, कृपाशंकर सिंह को, क्योंकि वो बाबू सिंह कुशवाहा के कैंडिडेचर से, उनकी उम्मीदवारी से नाराज़ था। अब वो यादव सीधे श्याम सिंह यादव से जुड़ जाएगा, क्योंकि श्याम सिंह यादव में उनको सजाती एक अपनी जात का एक कैंडिडेट नज़र आने लगा। श्याम सिंह यादव के आने के बाद ये चुनाव पूरी तरह बसपा और भाजपा के बीच में सिमट के रह गया है। समाजवादी पार्टी मुझे लगता है तीसरे नंबर पर जाएगी। ये चुनाव श्याम सिंह यादव और कृपाशंकर सिंह के बीच होगा। जौनपुर से आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं, इनफैक्ट हम लोग एकदम ऊपर से शुरू करते हैं, कश्मीर से। आप देखें फ़ारूक अब्दुल्ला का एक आज बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी कुछ 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी पाक के कब्ज़े में जो कश्मीर का हिस्सा, हम उसको एक ना एक दिन छुड़ाएंगे ज़रूर। फ़ारूक अब्दुल्ला आज उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, आप याद रखिएगा, उनके पास एटम बम भी है जो आपके ऊपर छोड़ देंगे। अब ये बड़ी मतलब बेहुदा सा बयान था। एक हिंदुस्तानी आदमी कह रहा है पाकिस्तानी फ़ौज ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, आपके ऊपर एटम बम छोड़ देंगे, और आप हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हुए कह रहे हैं। तो इसमें लोग अलग अलग मायने ढूंढ रहे हैं। कोई कहता है वो भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है। हकीकत ये है कि जिसने भी फ़ारूक अब्दुल्ला को एक लंबे समय से देखा है वो जानेगा कि फ़ारूक अब्दुल्ला की किसी बात का कोई मतलब नहीं है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत ही नॉनसेंशियल बयान वो देते रहते हैं। उनका कोई कभी इस तरफ की बात करते हैं, कभी उस तरह की बात करते हैं, उसमें कोई आप बहुत मतलब नहीं ढूंढ सकते हैं। देखिए, ये अब्दुल्ला फैमिली 3 पुश्तों से मुख्यमंत्री है। पहले आप जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हुए, फिर फ़ारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हुए, और अब उसके बाद उनके साहबजादे उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री हुए। अब वो शेख फ़ारूक अब्दुल्ला का क्या है कि कभी आपको रामधुन गाते मिलेंगे, कभी कहेंगे कि आतंकवादियों के सीने में भारत का झंडा गाड़ दूंगा, फिर कभी कहेंगे कश्मीर में कोई तिरंगा फहराने वाले नहीं मिलेगा, तो कभी कहेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत किए बगैर आपको आतंकवाद ख़त्म ही नहीं हो सकता, आपको पाकिस्तान से झक मार के बातचीत करनी होगी। तो अलग अलग समय वो अलग अलग बातें करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री भी थे तो आप फ़ारूक अब्दुल्ला के दौर का एक काम नहीं बता सकते कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने कुछ कश्मीर में ख़ास किया हो। हालांकि ज़्यादातर जितने चीफ मिनिस्टर्स हुए कश्मीर में, उन सब ने स्टेटस को मेंटेन रखा है। पर फ़ारूक अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे तो बाकायदा माना जाता था कि मुख्यमंत्री आवास में आके आतंकवादी उनसे मिलते थे और वो आतंकवादियों को शह देते थे। और थोड़ा सा चूँकि विदेश में ज़्यादा रहे हैं तो उनका अपना एक अंदाज़ भी अलग है। वो बड़ा कलरफुल मुख्यमंत्री, कभी वो आपको श्रीनगर की सड़कों पे मोटरसाइकिल पे बैठा के शबाना आज़मी को घुमाते मिल जाएंगे। अपने अलग अलग किस्सों के लिए वो जाने जाते थे, लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला कभी सीरियसनेस के लिए या काम के लिए नहीं जाने गए। आप उनके साहबजादे को देख लें, उमर अब्दुल्ला, वो भी मुख्यमंत्री रहे। कोई बता सकता है उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में ऐसा क्या किया है कि उन्हें याद किया जाए? उनको याद किया जाता है कि साहब उनको अपनी पत्नी से विवाद हो गया है, पत्नी अलग चली गई है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि 1.5 लाख रुपया महीना आप इनको मेंटेनेंस दीजिए। अभी पिछले साल दिसंबर में वो फिर से अपील हार गए। वो कह रहे हैं कि हमें तलाक दे दिया जाए। कोर्ट है कि उनको तलाक देने को तैयार नहीं है। तो वो इन्हीं सब रीज़न से इन लोग लगातार चर्चा में रहते हैं और कभी आप इन्हें किसी तरह के काम में नहीं जानेंगे। अब हम आते हैं शिवपाल यादव पे, क्योंकि शिवपाल यादव एक ऐसा कैरेक्टर हैं जो सपा में रह के, सपा से बाहर रह के, फिर सपा में लौट के हर तरह से कहीं ना कहीं खबरों में बने रहते हैं। आज बदायूं में जहाँ पे उनके लड़के आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे शिवपाल यादव के खिलाफ FIR हो जाती है। ये FIR बहुजन समाज पार्टी के जो ज़िला प्रमुख हैं राम प्रकाश त्यागी, उन्होंने कराई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तैर रहा है जिसमें शिवपाल यादव मायावती के लिए बहुत ही जिसे कहना चाहिए अनर्गल तरह की भाषा और बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर बहुत आपत्ति जताई गई है और जाहिर सी बात है इस पर FIR हो गई है, पुलिस जांच कर रही है। और जो जिन्होंने FIR की RP त्यागी, उन्होंने इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय SC ST आयोग मतलब इससे भी कहा है, संज्ञान लेने को कहा है कि साहब शिवपाल यादव के खिलाफ SC ST की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाए। शिवपाल यादव से अब हम लोग बदायूं से चलते हैं झारखंड में आज एक बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ। ED ने वहाँ पे रेड डाली और वहाँ पे एक मंत्री हैं आलमगीर मतलब पूरी दुनिया का बादशाह, और उनके PS के नौकर के यहाँ रेड पड़ती है और नौकर का नाम होता है जहांगीर। तो सोचें, मंत्री आलमगीर, नौकर जहांगीर, और उसके यहाँ से मतलब पूरी रेड में करीब 33 करोड़ रुपया नकद निकलता है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, नौकरों के यहाँ से
25-25, 30-30 करोड़ रुपये नकद बोरों में भरे हुए मिल रहे हैं। और ईडी इधर लगातार इस तरह कई बार ऐसा हुआ है, हमने देखा है। और झारखंड में ये दोबारा हो रहा है। आपने इसके पहले वो एक कांग्रेस के लीडर थे साहू, धीरज साहू, अगर मुझे नाम ठीक से याद है, तो उनके यहाँ से भी बड़ी मात्रा में सैकड़ों करोड़ रुपया मिला था। ईडी की रेड जारी है और चुनाव के दौरान भी जारी है। हम एक बात के लिए ईडी को ज़रूर तारीफ़ कर सकते हैं कि इनकी मुखबिरी बहुत सटीक होती है। मतलब ये जहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो बंगाल पहुँचे, चाहे झारखंड, चाहे जहाँ भी जा रहे हैं, इनको पैसा नकद बड़ी मात्रा में मिल जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इनकी मुखबिरी अच्छी है। अब हम आते हैं राहुल गांधी पे, जिनके लिए प्रमोद कृष्णन, जो कि 32 साल कांग्रेस में रहे हैं, अब वो राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं। जब से उनका कांग्रेस से निष्कासन हुआ, वो लगातार कांग्रेस को निशाने पे लिए रहते हैं। और अब उन्होंने राहुल गांधी पे एक नया आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने विश्वस्त लोगों को बैठाकर वादा किया था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो जिस तरह कोर्ट का शाहबानों वाला जजमेंट पलट दिया गया था, उसी तरह वो राम मंदिर वाला फैसला भी पलट देंगे। अभी तक कांग्रेस इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रमोद कृष्णन भी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। वो भी जिस तरह बार बार अलग अलग किस्म की बात करते हैं, और हमने उनके तमाम अलग अलग तरह के वीडियोस देखे हैं, और ऐसे में प्रमोद कृष्णन की बात करने पे थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि चुनाव के बीचों बीच उन्होंने इस तरह की बात करके कांग्रेस पार्टी को एम्बैरेस कर दिया है, परेशानी में डाल दिया है। और जाहिर सी बात है लोग चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जैसे एक हमारे कहावत है, कहते हैं कि साहब आप अपना परलोक ख़राब कर रहे हैं, यानी कि आपने इस दुनिया में जो किया वो किया, आप दूसरी दुनिया में जाएंगे, आप वहाँ आप स्वर्ग जाने की सोचते हैं, आप वो भी ख़राब कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान देते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस ही अपना नर्क ख़राब कर रहे हैं। मतलब आपको जाना तो नर्क में ही है, लेकिन आप वो भी ख़राब कर रहे हैं। ये योगी की अपनी चुटकी थी। आपको मालूम है कि अभी 2 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंका गया, और हालांकि वो जूता उनको लगा नहीं, लेकिन जिस प्रत्याशी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ गए थे, गौतम सिंह, आज उन्होंने दूसरा एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा जूता फेंकने वाले धर्मेंद्र धाकड़ और बयान देने वाले संजय जाट, इनका हाथ और इनकी ज़ुबान काट के लाने को वो 11 लाख रुपया देंगे, जो भी लेके आएगा उसको। तो जाहिर सी बात है आप इस तरह की हिंसा की बात नहीं कर सकते। और आप मान के चलें कि ये जो प्रत्याशी गौतम सिंह, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो ही जाएगा। लेकिन उन्होंने आज अपना खुद वीडियो जारी किया है, बड़े बड़े बातें की हैं कि हाथ काट लो, ज़ुबान काट लो, मुझसे पैसे ले लो, 11 लाख ले लो। और उसी सुर में वो उन्होंने रामचरितमानस का भी राग छेड़ दिया। हमें मालूम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस को लेकर विवादित बातें कहते रहते हैं। आज गौतम सिंह ने भी उनके सुर में सुर मिलाया है। लौटते हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने आज एक दिलचस्प फैसला लिया है। उन्होंने जो 8 साल से उनके प्रदेश अध्यक्ष चले आ रहे थे, नरेश उत्तम को समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था कुर्मी वोटों को अपने साथ जोड़ने के लिए। हालांकि नरेश उत्तम इसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। कुर्मी वोट आज भी उसकी पहली चॉइस अनुप्रिया पटेल वाली अपना दिल, उसके बाद पल्लवी पटेल को भी आपने देखा उन्होंने जिता दिया। हालांकि पल्लवी पटेल के कैंडिडेट्स कहीं और नहीं जीत पाए, वो इस अनुप्रिया के माध्यम से भाजपा से जुड़े रहे। जहाँ पर उनको समाजवादी पार्टी में एक अच्छा कैंडिडेट मिला, कुर्मियों ने उनको वोट किया। यहाँ तक कि आप देखें कि जो कांग्रेस के 2 कैंडिडेट जीते उसमें भी एक कुर्मी है, तो उन्होंने बड़ी स्ट्रैटेजिक वोटिंग की। तो नरेश उत्तम जो कि 8 साल से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अखिलेश यादव ने उनको आज हटा के श्यामलाल पाल को, जो कि यहीं प्रयागराज से आते हैं और गड़रिया समाज से हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और ये बात अपने आप में बड़ी अजीब सी लगती है। अब तक जो चुनाव हो रहा था वेस्टर्न यूपी में हो रहा था, जब चुनाव सेंट्रल यूपी और जैसे कहना पूर्वांचल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब पूर्वांचल और दक्षिणांचल वो जगह हैं जहाँ पे कुर्मियों का गढ़ है, जहाँ कुर्मी समाज सबसे ज़्यादा तादाद में, सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। तो जब साहब आप कुर्मियों के गढ़ की तरफ चुनाव बढ़ा है, तो आपने कुर्मी स्टेट प्रेसिडेंट ही हटा दिया, कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष ही हटा दिया। हालांकि नरेश उत्तम ऑलरेडी फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह चुनाव के बीच में नरेश उत्तम को हटाया जाना मेरी समझ के बाहर है। आपको एकदम से श्यामलाल पाल को लाने से फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा। अलबत्ता यह है कि जो आदमी 8 साल से एक कुर्मी समाज से आने वाला व्यक्ति आपका प्रदेश अध्यक्ष था, उसको एकदम से यूँ हटा देने से कुर्मी समाज आपसे ज़रूर नाराज़ हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, अब चुनाव जिस क्षेत्र में आ रहा है वो कुर्मियों का गढ़ है। एक खबर और आज दिलचस्प आई, ये सीधे सीधे चुनाव से तो नहीं जुड़ी है, लेकिन चुनावी माहौल है और उसमें आपने देखा है कि आज भी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और शाहबुद्दीन जैसे लोग
खबर बने हुए हैं, लोग उनको अपना हीरो मान रहे हैं, उनकी कुर्बानी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे में खबर के कुछ मायने निकलते हैं। सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास एक ज़मीन ज़ब्त की है जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ है। अतीक अहमद ने एक ज़माने में इसको केवल 14 से 15 लाख रुपए में अपने नाम लिखवा लिया था, और अब सामने आ रहा है कि उस ज़मीन पे अतीक अहमद एक लॉ फर्म बना रहे थे। लॉ फर्म, उनका इरादा था, वो अपने लड़के को कानून की पढ़ाई करा रहे थे, और उनका इरादा था कि उनके साहबजादे वकील बन के वहाँ पर हाई कोर्ट के ठीक सामने लॉ फर्म चलाएंगे और अतीक अहमद को डिफेंड करेंगे, अतीक अहमद का बचाव करेंगे। कर्नाटक में आज एक घटना हुई है जहाँ पे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि आपने SC ST समाज का अपमान किया है और आप उन्हें डरा रहे हैं, आप उन्हें भड़का रहे हैं। भाजपा ने कोई एक विज्ञापन जारी किया है जो कि एनिमेटेड है। तो उस एनिमेशन में उन्होंने दिखाया कि कैसे एक घोंसला है जिसमें SC ST और OBC नाम के छोटे छोटे अंडे रखे हुए हैं, और राहुल गांधी एक बड़ा सा अंडा जिसे मुस्लिम अंडा कहा जा रहा है उसके बीच में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेके कर्नाटक में कांग्रेस बहुत बुरी तरह हमलावर है और इस पर कार्रवाई की मांग कर रही है, चुनाव आयोग से कह रही है, और भारतीय जनता पार्टी का अभी तक उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया है। राधिका खेड़ा, आपको याद है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी जिन्होंने अभी 2 दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया कि साहब मेरी बड़ी बेइज्जती की गई, जब से मैं राम मंदिर चली गई कांग्रेस में मुझे लगातार बेइज्जत किया जा रहा है। मैंने कल भी इस बारे में चर्चा की थी कि राधिका खेड़ा का राम मंदिर जाना राहुल गांधी पे दबाव बनाता है। माना जाता है कि गांधी परिवार से आज तक कभी कोई, नेहरू से लेकर राहुल तक, कोई राम मंदिर या उस तरफ नहीं गया। ऐसे में जब वो उत्तर प्रदेश लौट के आए और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वहीं बगल में फैज़ाबाद में वो राम मंदिर भी जाएंगे। राम मंदिर के साथ राहुल गांधी को दिक्कत है, जाएँ तो दिक्कत, ना जाएँ तो दिक्कत। तो इसके चलते राधिका खेड़ा फाइनली कांग्रेस छोड़ के निकली हैं। उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में मुझे शराब पिलाई गई और मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, मैं चिल्लाती रही। मैंने इस बात को सचिन पायलट से कहा, मैंने इसके बाद भूपेश बघेल से कहा, मैं जयराम रमेश से जाकर शिकायत की, पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उनकी बात में कितना दम है, नहीं दम है, ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात तय है कि चुनाव के बीच में इस तरह के आरोप किसी भी पार्टी या किसी भी नेता को असहज कर देता है। तो साहब, ये थी आज की चुनावी हलचलें, चुनावी झलकियाँ। हम कल फिर हाजिर होंगे आज से कल तक चुनाव में क्या हुआ वो बताने।